बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम्स की एक्टिविटी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स पर डिस्कशन करनी है और ये बात हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम की पूरी वर्किंग, एंजाइम के जो काम करने का तरीका है या एंजाइम का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है एंजाइम की स्पेसिफिक केमिस्ट्री और एंजाइम की जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर या शेप है। तो ये केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन दिस इज़ बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, केमिकल कंपोजिशन and configuration. These make the basis for specificity of enzyme. यानी जिस तरह का एंजाइम का केमिकल जिस तरह के एंजाइम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जिस तरह के अमाइनो एसिड से उस एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी होंगी, वो केमिकल कंपोजिशन डिटरमिन करेगी कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है और वो स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा कि एंजाइम की शेप या कॉन्फ़िगरेशन कैसी है और वो कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करेगी कि उसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा कि उस पर कौन सा सबस्ट्रेट आके लगेगा और किस शेप का सबस्ट्रेट लगेगा। तो ये बुनियाद है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की और यही बुनियाद है सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम की। कैसे? एंजाइम की सेंसिटिविटी, एंजाइम की वर्किंग का एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होना, एंजाइम का सेंसिटिव होना डिपेंड करता है इन चीज़ों पे, शेप और केमिस्ट्री पे। तो हर वो चीज़, हर वो फैक्टर, हर वो कंडीशन जो एनवायरनमेंट में हो और एंजाइम की इस कॉन्फ़िगरेशन को बदल दे तो वो एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग पर असरअंदाज हो। एंजाइम की वर्किंग वैसी नहीं रहेगी जैसी आम हालात में होती। इसको एक दूसरे एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं। वो दूसरा एस्पेक्ट क्या है? हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन्स, और इनका ये 3D स्ट्रक्चर डिपेंड करता है इनके अंदर मौजूद 4 फोर्सेस पे। वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स है जो एंजाइम के शेप और स्ट्रक्चर को डिटरमिन करती है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये जो फोर्सेस एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करती हैं, ये फोर्सेस इसके शेप और इसकी वर्किंग को भी डिटरमिन करती हैं और इन तमाम फोर्सेस का ताल्लुक है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। अब तीसरा एस्पेक्ट ये है, ऑल एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडियम। पानी होना चाहिए, उस पानी में हल हुई चीज़ों की मिकदारें बैलेंस में होनी चाहिए और इसी तरह उस पानी में मौजूद आयंस का लेवल एक ख़ास हद तक होना चाहिए ताकि एंजाइम के अंदर मौजूद इन फोर्सेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए उस एनवायरनमेंट। अगर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो सराउंडिंग एम्बिएंट यानी करीब तरीन के एक्वस मीडियम के फीचर्स बदलते हैं तो उससे क्या होगा कि एंजाइम की वर्किंग पर इफ़ेक्ट आएगा। सो यही वजह है कि हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में मेंशन करते हैं दैट enzymes are sensitive to minor changes in their environment. These changes may be
that of substrate concentration, that of pH और that of temperature। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन को मुतासर कर सकती। 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। पहला फैक्टर खुद एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो अब एक वर्ड है कैटालाइसिस, एक वर्ड है रेट ऑफ कैटालाइसिस। रेट ऑफ कैटालाइसिस, कैटालाइसिस क्या है? कैटालाइसिस कहते हैं एंजाइम एक्शन। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, दे मेक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and that complex when broken down that makes product, and enzyme remains unaltered and is again available for further reactions। ये कैटालाइसिस है। व्हाट इज रेट ऑफ कैटालाइसिस? इसकी रफ्तार क्या है? एक गिवन टाइम में एक गिवन मिकदार एंजाइम्स की एक गिवन सबस्ट्रेट की मिकदार की मौजूदगी में कितने प्रोडक्ट्स बना। आप जब भी किसी चीज़ का रेट डिटरमिन करते हो तो आप उस वर्किंग को डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। तो टाइम के साथ रिलेशन निकाल लें उस इक्वेशन का जो हम मैकेनिज्म में लिखते आ रहे हैं कि एक गिवन टाइम में एंजाइम मॉलिक्यूल्स कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दिस गिव्स अस द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक सबसे बुनियादी बात जिसके बगैर जो हम ये फैक्टर्स का इफ़ेक्ट कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और वो बात क्या है? वो ये है कि जब आप एक फैक्टर को डिस्कस कर रहे हो, एक चीज़ को, एक पैरामीटर को कंसिडर कर रहे हो, तो उस वक्त बाकी तमाम पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ये नहीं होगा कि आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा फैक्टर्स को चेंज करते जाएं, एक से ज़्यादा फैक्टर्स की चेंज का इफ़ेक्ट देखना शुरू कर दें एंजाइम एक्शन, तो आप कभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। हम चूँकि इस वक्त अपने इस डिस्कशन में 4 फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको डिस्कस करने का हमारा रूल क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या होगा? वो ये होगा कि एक फैक्टर बदलता है, बाकी 3 फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। एक को हम चेंज करेंगे, एक कंडीशन को हम बदली जाएंगे और बाकी 3 को हम कांस्टेंट सपोज कर लेंगे। एंजाइम कंसंट्रेशन को जब हम एज टॉपिक लेते हैं और ये कहते हैं कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ change of enzyme concentration on the rate of catalysis, तो उस वक्त हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, pH और टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कितनी मिकदार में एक गिवन टाइम पर एंजाइम्स मौजूद हैं, वो गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कितने प्रोडक्ट्स बना रही है। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन कम कर दें तो क्या होगा? एंजाइम्स की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कम कर दें, डिक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, दिस वुड स्लो डाउन द रेट ऑफ कैटालाइसिस। एंजाइम एक्शन स्लो डाउन हो जाए। और अगर हम इसकी मिकदार को, एंजाइम की मिकदार को बढ़ा दें, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दिस काजेज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम से होने वाले रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा, इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। और इसमें स्टडीज़ की एक समरी ये है, इफ़ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, इंक्रीज, इफ दिस इंक्रीज इज 2 फोल्ड्स मतलब इफ़ यू इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन 2 टाइम्स, यानी पहले 10 एंजाइम्स थे, अब आपने 20 कर दिए,
तो मिकदार डबल कर दी, एंजाइम की मिकदार डबल करने से क्या होता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बिकम्स डबल, रेट ऑफ कैटालाइसिस दिस ऑल्सो गेट्स डबल्ड। ये तो है एक जनरल इंफॉर्मेशन, ये तो हैं फैक्ट्स कि एंजाइम की मिकदार कम करने से क्या हो रहा है। अगर आप किसी जगह पर एंजाइम की मिकदार कम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहाँ एक्टिव साइट्स की तादाद कम कर रहे हैं, और जितनी एक्टिव साइट्स की तादाद कम होगी वहाँ पे सबस्ट्रेट कम लगेंगे, सबस्ट्रेट कम लगेंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। दूसरा, अगर आप एंजाइम्स की मिकदार बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव साइट्स की मिकदार या तादाद बढ़ा रहे हैं। एक्टिव साइट्स की तादाद बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा सबस्ट्रेट्स के लिए एक्टिव साइट अवेलेबल होगी। आप डबल कर रहे हैं एंजाइम कंसंट्रेशन, तो उसका मतलब क्या है, आप एक्टिव साइट्स की तादाद डबल कर रहे हैं। एक्टिव साइट्स की तादाद डबल करने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डबल हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो हमने कंसीडर कर लिया कि कांस्टेंट है और वो अवेलेबल है, तो जितने मिकदार में एंजाइम्स होते जाएंगे उतनी मिकदार में तेज़ी से प्रोडक्ट बनता जाएगा। सो इफ़ वी डबल द concentration of enzyme, this leads towards doubling of rate of reaction। तो क्या अब ऐसा करते चले जाएं हम। यहाँ एक ब्रीफ डिस्कशन और 2 या 3 ब्रीफ से वे में लॉजिक्स, क्योंकि ये स्टडीज़ बहुत डिटेल्ड हैं और ये कोई इतनी ये ऐसी स्टडीज़ भी नहीं है जो आज के बायोटेक्नोलॉजिकल दौर की स्टडीज़ हों, ये पुरानी बातें हैं जब ये स्टडीज़ की जाती थी। एंजाइम की मिकदार डबल करने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कब तक बढ़ेगा, कहते हैं जब तक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। बस ये एक लॉजिक समझानी है, केमिस्ट्री की टर्म्स हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं जब तक सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, कांस्टेंट हो, अवेलेबल हो, कि आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाएं लेकिन सबस्ट्रेट की मिकदार की आपको फिक्र ना, वो अवेलेबल रहे। तो एक स्ट्रेट कर्व आएगी, एक सीधी लाइन का ग्राफ बनेगा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करेगा कि एंजाइम की मिकदार बढ़ती जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बात आप समझें कि ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा, ये रिएक्शन किसी कंटेनर में नहीं हो रहा, ये रिएक्शन किसी बहुत बड़े बायो रिएक्टर के अंदर नहीं हो रहा कि वहाँ सबस्ट्रेट का कोई ढेर लगा पड़ा है और आप एंजाइम की मिकदार बैठे बढ़ाते चले जाएंगे। ये सेल में हो रहा है और हमने पढ़ा दैट सेल्स रिक्वायर अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स टू परफॉर्म देयर रिएक्शंस, क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। ये रिएक्शन सेल में हो रहा है। तो अगर आप सेलुलर एनवायरनमेंट में ये काम कंसीडर करते हो, डबलिंग ऑफ रेट ऑफ एंजाइम एक्शन करवा लेते हो, उसके बाद आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो हो सकता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन एक टाइम आएगा जब मज़ीद रेट ऑफ एंजाइम एक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सबस्ट्रेट की मिकदार भी वहाँ लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल में 100 हैं। हाँ, 100 हर वक्त मिल रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल ख़त्म नहीं हो रहे, हर लम्हे 100 मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, 200 नहीं अवेलेबल, 600 नहीं अवेलेबल, 100 अवेलेबल है। जब एंजाइम की तादाद बढ़ाते बढ़ाते आप 100 तक कर देंगे, 100 से बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट लगे हुए होंगे और मज़ीद सबस्ट्रेट वेट कर रहा होगा कि अब एंजाइम अवेलेबल हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। इसलिए एक गिवन टाइम के बाद रेट ऑफ एंजाइम एक्शन फ्लैट आउट हो जाता। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन एक लिमिटिंग कंसंट्रेशन होती, सेल में महदूद होती, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा फैक्टर दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिल्कुल इसी पैरामीटर पे डिस्कस होगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हुए ये बात ज़हन में रखी जाएगी कि अब
एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दिस लीड्स टुवर्ड्स इंक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये अपवर्ड एरो हेड का मतलब, ये ऊपर की तरफ तीर के निशान का मतलब है इंक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से एंजाइम एक्शन की रफ्तार, कैटालाइसिस की रफ्तार बढ़ती है। अच्छा, ये कर्व है, इस तरफ हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरफ हम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कर्व यूं आ रही, ये कर्व स्ट्रेट आ रही। क्या हो रहा है? एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से आप एक्टिव साइट्स प्रोवाइड कर रहे हो। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी या होती चली जाएंगी, उतने ज्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स उन एक्टिव साइट्स पे बाइंड हो सकेंगे और वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स बाइंड होने के बाद प्रोडक्ट में बदलते जाएंगे। अच्छा, अब एंजाइम की मिकदार तो कांस्टेंट है, लेकिन हम पढ़ चुके पहले कि वो लिमिटिंग होती है। वो कांस्टेंट का मतलब अनलिमिटेड नहीं है। 20, 10, 100, 500, 10,000 एंजाइम्स एट एनी गिवन टाइम हर वक्त अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है, आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो, एंजाइम 100 थे, सबस्ट्रेट 50 थे, आपने 70 कर दिए, 70 एंजाइम काम पे लग गए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। आपने 100 कर दिए, 100 के 100 एंजाइम रिएक्शन करवाने लग गए, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ गया। लेकिन आप 110 कर दे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स, तो एंजाइम्स तो 100 ही रहेंगे, एक्टिव साइट्स की तादाद कांस्टेंट है, तो मजीद रेट ऑफ रिएक्शन इस पॉइंट पे आके नहीं बढ़ेगा और ये कर्व इस पॉइंट पर आके मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन देने के बाद ये कर्व फ्लैट हो जाएगी। और अब हम इसको इस तरह डराते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इस पॉइंट से नहीं बढ़, इतना बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए, किसी दूसरे एंजाइम के लिए। तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशंस सेल्स में एक लिमिटेड लेवल तक बढ़ाई जा सकती, उसके बाद नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। या सबस्ट्रेट के लेवल फ्लैट आउट हो जाएगा या एंजाइम्स का लेवल फ्लैट आउट हो जाएगा। ये दो फैक्टर्स और हैं, उन्हें अभी डिस्कस करते हैं।